सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर एयर है क्या चीज। एयर तो हवा होती है, सिंपल आंसर होगा सब बच्चों का। नहीं, एयर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एयर बहुत सारी चीज़ों की बनी हुई होती है। जैसे क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है और लगभग एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है और यहाँ तक कि और भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे कि हीलियम, ओजोन, आर्गन और न जाने कितनी सारी गैसेस। इसके साथ साथ आपको एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल मतलब मिट्टी, पोलेंस और यहाँ तक कि स्पोर्स जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एयर है वो इतने सारी चीज़ें कंटेन करती है। सिंपली हम इसको छोटा सा वर्ड समझकर, 3 वर्ड्स का तो 3 मतलब इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, AIR, सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं आपको आज पता चल गया होगा, आई होप। तो यहाँ से हमें पता चला कि एयर के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं। और इसी के साथ साथ जो एयर हमारे प्लैनेट के ऊपर है, मतलब अर्थ के ऊपर है, ये एयर सब प्लैनेट्स के ऊपर हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। मान लो आप किसी और प्लैनेट्स पे चले जाते हो जैसे वीनस, अर्थ, वीनस, जुपिटर, इन सब के ऊपर, तो इनकी एयर डिफरेंट होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि एयर आखिर होती क्या चीज़ है। अब एयर को पोल्यूट किस तरीके से करा जाता है ये हम लोग समझते हैं। तो एयर के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस का जब प्रेजेंस हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं एयर के अंदर जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, और भी जो ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे हमारे एनिमल्स हो गए, काऊ हो गई, मंकी हो गया, स्नेक हो गया, इन सब के लिए भी वो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल सब्सटेंस है। तो बेसिकली ये जो एयर के अंदर पोल्यूशन हो रहा है ये कौन से सब्सटेंस की वजह से हो रहा है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और आखिर ये सब्सटेंस एयर के अंदर कैसे पहुंचते हैं, ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप आज इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हो। सबसे पहले हम लोग एयर पोल्यूशन की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। When air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution। तो जब एयर के अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस आ जाते हैं जिनका हार्मफुल इफेक्ट होता है दोनों लिविंग, मतलब कि हम लोग जो जिंदा हैं और हमारे जो ट्रीज वगैरह हो गए ये भी लिविंग है, और जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके ऊपर भी इन हार्मफुल सब्सटेंस का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अब एयर आखिर पोल्यूट कैसे होती है, को भी पता चला एयर पोल्यूशन के बारे में। और ये पोल्यूट किससे होता है, एयर पोल्यूटेंट से। एयर पोल्यूटेंट, सर एयर पोल्यूटेंट क्या चीज होती है? तो एयर पोल्यूटेंट कोई भी अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर के अंदर प्रेजेंट है और जिसकी वजह से जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है। मतलब सर मान लो बहुत अच्छी क्वालिटी की एयर थी, उसके अंदर जाकर स्मोक मिल गई, तो उस स्मोक के मिलने की वजह से बहुत साफ हवा के अंदर क्या हो जाएगी, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी साफ हवा की। तो हम लोग स्मोक को क्या बोल सकते हैं, एक एयर पोल्यूटेंट। तो जो भी चीज हमारी एयर को पोल्यूट करती है या खराब करती है उसे हम लोग बोल देते हैं एयर पोल्यूटेंट। और जो एयर पोल्यूटेंट्स है इन्हें अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। कहां से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिकली उनसे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडोर पोल्यूटेंट्स के बारे में। इंडोर पोल्यूटेंट्स मतलब जो भी हमारे घरों के अंदर या फिर हमारे स्कूल्स के अंदर या फिर हमारे कॉलेजेस के अंदर या फिर ऑफिसेस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी एयर पोल्यूट होती है, कुछ जो ऐसी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो आखिर जो हमारे इंडोर एयर पोल्यूटेंट हैं उसमें सबसे कॉमन है वो है टबैको स्मोक। जो लोग सिगरेट्स वगैरह स्मोक करते हैं उसकी वजह से भी हमारी एयर पोल्यूट होती है। और जैसे हम लोग देखते हैं जो पेट के हेयर हो गए, फंगाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, पोलन हो गए, इनकी वजह से भी हमारी जो एयर है वो पोल्यूट होती हुई दिखती है। उसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल, मतलब आपका जो घर बनाने में कुछ मटेरियल यूज हुआ है जैसे कि लेड, वो बहुत खतरनाक होती हैं और उनकी वजह से हमारी एयर पोल्यूट होती है। गैसेस जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस हैं वो भी हमारे इंडोर एयर पोल्यूटेंट में से ही एक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या चीज़ होती है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो आपकी मम्मी खाना किसके ऊपर बनाती है, गैस के ऊपर, या फिर कुछ लोगों के घरों में खाना चूल्हे के ऊपर भी बनता होगा। तो ये जो चूल्हा है या फिर हमारी गैस है, जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो ये कौन सी गैस को प्रोड्यूस करते हैं वाइल बर्निंग? तो
तो वो जो गैस होती है उसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये भी बहुत खतरनाक गैस होती है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट होती है। तो हमारी जो घर की एयर है वो भी पॉल्यूट होती है इन सब गैसेस की वजह से। तो इसी के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडोर एयर क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंडोर एयर क्वालिटी का मतलब क्या होता है, IAQ भी बोलते हैं हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में, इंडोर एयर क्वालिटी। तो इंडोर एयर क्वालिटी आपके जैसा घर के अंदर या फिर आपके स्कूल के अंदर या फिर आपके ऑफिस के अंदर या फिर आपके कॉलेज के अंदर जो भी एयर की क्वालिटी है उसे ही हम लोग बोलते हैं इंडोर एयर क्वालिटी। और इसको पता भी लगाया जा सकता है। अगर मान लो आपके घर के अंदर लो इंडोर एयर क्वालिटी है, मतलब आपके घर की जो हवा है वो उसकी क्वालिटी बहुत कम है, गंदी है, तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती है। आपकी आंखों के अंदर जलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरिटेशन इन द आईज, आपकी आंखें रेड हो सकती हैं, रेडनेस ऑफ आईज, डिजीनेस हो सकती है, मतलब आपको थोड़े से चक्कर टाइप आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, अस्थमा जैसी, अगर आपके घर के अंदर एयर क्वालिटी पुअर है। इस वजह से आजकल हम लोग देखते हैं ज्यादातर स्कूल्स के अंदर, क्लासेस के अंदर और हमारे घरों के अंदर लोगों ने एयर प्यूरिफायर लगा ली हैं। अब एयर प्यूरिफायर क्या करता होगा, जो भी हमारी क्वालिटी, गंदी क्वालिटी की हवा है उसको क्या कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। जैसे हम लोग वाटर कहाँ से लेते हैं, आरओ से लेते हैं सर, आरओ का पानी पीते हैं, आरओ क्या करता है, गंदे पानी को साफ कर देता है। ऐसे ही एयर प्यूरिफायर गंदी हवा को साफ कर देता है। और ये बहुत जगह आजकल लोग लगा रहे हैं, अपने घरों के अंदर भी, अपने ऑफिस के अंदर भी। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर हम लोग एयर पॉल्यूशन को ही कम कर देंगे तो हमें तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने की, एयर प्यूरिफायर जैसी चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो मैंने आपको इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया, जो हमारे घरों से, हमारे ऑफिस के अंदर से प्रोड्यूस होती हैं हार्मफुल कुछ सब्सटेंस जिससे एयर पॉल्यूट हो सकती है। दूसरे होते हैं आउटडोर पॉल्यूटेंट्स। अब ये आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आउटडोर का मतलब आप समझ रहे हो बाहर, जो भी चीज़ें बाहर हो रही हैं, ओपन एयर के अंदर हो रही हैं, खुली हवा के अंदर हो रही हैं। तो आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स के अंदर जनरली हम लोग ये देखते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और जो हमारे व्हीकल्स हो गए, इन सब से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से जो हमारी आउटडोर की एयर पॉल्यूट हो रही है, इन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट। इनकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ एयर है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। मतलब इंडोर वाला इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करता जितना ये आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये पोल्यूशन करते हैं। जैसे हमारी कार्स हो गई, स्मोक हो गई, फैक्ट्रीज से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। तो इस वजह से जो हमारे डिफरेंट आउटडोर पोल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें हम लोगों को रोकना चाहिए या कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये बहुत खतरनाक गैस होती है जो कि आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट से प्रोड्यूस होती है। एक हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोकार्बन्स हो गई, ये सब खतरनाक गैसें हैं जो कि हमारे आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स के अंदर से प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग कार्स को यूज़ करते हैं तो उनके अंदर से ये सब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। फ्यूल कंबशन के लिए जब हम लोग देखते हैं कि ये जब फैक्ट्रीज़ के अंदर कोई सामान बन रहा होता है तो उनसे स्मोक प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वहाँ पर भी हमें ये अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस होती हुई दिखती हैं। इसी के साथ साथ और भी ना जाने कितने सारे और प्रोसेस होते हैं। जैसे कोई पर्सन बाहर ओपन में फायर बर्न कर रहा है, ऐसी आग जला रहा है, प्लास्टिक वगैरह बर्न कर रहा है, तो उन सब से भी खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और एयर जो है हमारी क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। बच्चों के दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इससे हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, जैसे हमारी कार हो गई या बसेज हो गई, ये बहुत हाई लेवल में पोल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं। स्पेशली जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई और जो हमारी स्मोक हो गई, ये इतने खतरनाक पोल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो क्यों प्रोड्यूस होती है हमारे व्हीकल से, वो प्रोड्यूस तब होती है जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है फ्यूल्स की। जब वो अच्छे से हमारा इंजन फ्यूल को बर्न नहीं कर पाता तब ऐसी स्मोक प्रोड्यूस होती है। ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, धुआं टाइप निकलता रहता है हमारे कुछ व्हीकल्स से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सिंपली हमारा ब्लड ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, और ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। आप सबको ही पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सबके लिए ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें एयर पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि एयर पॉल्यूशन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इफेक्ट होते हैं।
तो नॉन लिविंग थिंग्स में हमारा ताजमहल भी आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ताजमहल को। ये ताजमहल की एक फोटो है कुछ सालों पहले जब एयर के अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था, और ये ताजमहल की अब कुछ दिन रिसेंट की फोटो है। देख सकते हो कितना ज़्यादा येलोइश लग रहा है ताजमहल, कितनी गंदी क्वालिटी हो गई है एयर की। ये सब आखिर हो क्यों रहा है, और आखिर ताजमहल के आसपास इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं ताजमहल के अराउंड वो है इंडस्ट्रीज, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। यहाँ पर मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, और उसके साथ साथ जो और भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल की, रबर प्रोसेसिंग की, केमिकल्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज, मतलब ये कंपनियां केमिकल्स बनाने वाली, उनसे हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करती हैं वो एयर के अंदर। उनसे हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होते हैं एयर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे ताजमहल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गई है। अब ये जो हार्मफुल सब्सटेंस, जो हार्मफुल गैसेस ये फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, इनका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब क्या करती हैं, ये सब एयर के अंदर जाकर मिल जाती हैं, और जब ये एयर के अंदर जाकर मिलती हैं तो जब बारिश होती है तो ये बारिश के अंदर भी मिक्स एंड मैच हो जाती हैं। बारिश के अंदर मिलने की वजह से जैसे ही ये ताजमहल के मार्बल के ऊपर गिरती हैं, जब ये रेन वाटर, बारिश का पानी ताजमहल के ऊपर गिरता है, तो उससे जो ताजमहल के मार्बल है, मतलब जो ताजमहल का पत्थर है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से हमें ताजमहल कुछ येलोइश कलर का गंदा सा दिखने लग गया है अब। पहले कितना वाइट वाइट और कितना चमकदार लगता था। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी नॉन लिविंग थिंग ताजमहल था इतना ब्यूटीफुल, वो भी इफेक्ट होकर कुछ येलोइश कलर का हो गया है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी निकाले। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले, और ये बोला कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर उन्होंने लिया कि ताजमहल को किसी भी तरीके से सेव करा जाए, जो पॉल्यूशन है मथुरा के अंदर उसे कम करा जाए। तो लोगों ने फिर वहाँ पर फॉलो करना स्टार्ट करा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्हें भी ऑर्डर मिले गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से उन्हें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़े। और फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी और एलपीजी का यूज़ हो। सीएनजी और एलपीजी क्या होते हैं? सीएनजी और एलपीजी क्लीनर फ्यूल्स होते हैं, इनसे ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये दो टाइप की जो हमारी गैसेस थी, ये क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, जिनकी वजह से ये दो टाइप के हमारे जो फ्यूल्स थे ये इंट्रोड्यूस हुए, जिनकी वजह से पोल्यूशन कम हुआ। जो हार्मफुल गैसेस थी उनका प्रोडक्शन कम हो गया। अरे बेटा मन्नू, हमारे जमाने में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, तुम्हें पता है? जरा गूगल पर देखकर हमें ये भी बता दो कि आखिर अब इतनी ज्यादा गर्मी क्यों होती है, और हमारे जमाने में इतनी गर्मी कम क्यों थी? अरे दादाजी, लगता है आप भूल गए ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर होता क्या था? जब सन अपनी सन रेज को अर्थ की तरफ भेजता है, और जब वो अर्थ के अंदर आती हैं, तब एक बहुत बड़ी सी लेयर होती है गैसेस की, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो बहुत बड़ी लेयर होती है गैसेस की, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, और न जाने कितनी सारी गैसेस होती हैं, जिन्होंने एक परत सी बना रखी होती है अर्थ के ऊपर, एक कवरिंग सी बना रखी होती है अर्थ के ऊपर। तो जैसे ही सनलाइट आती है, सनलाइट से जो कुछ हार्मफुल रेडिएशन होती है, मतलब कुछ जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, वो वापस टकराती हैं अर्थ से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से, और वापस स्पेस के अंदर चली जाती हैं। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये एक और चीज़ भी करती हैं, जो सन की हीट होती है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कुछ गर्मी की ज़रूरत हमको पड़ती है, तो ये क्या करती हैं कि उस गर्मी को भी अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। तो ये क्या था? ये पूरा था ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी थी? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, और वाटर वेपर्स हो गए। अब इन सब का क्या काम था? एक तो रेडिएशन, जो सन से खतरनाक कुछ रेडिएशन रेज आ रही हैं, उनको वापस स्पेस के अंदर भेजना, और हीट को क्या करना? ट्रैप करना, थोड़ी बहुत हीट को उस सनलाइट से ले लेना। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को अर्थ के ऊपर बढ़ा दें? जैसे कि आपको पता है, पॉल्यूशन के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, तो
तो हमने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक एयर पॉल्यूटेंट। तो यहां पर क्या होगा अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से गर्मी इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो पूरी गर्मी है, गर्मी की वजह से क्या होने लग जाएगा, हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे अभी अभी रिसेंट में सबने न्यूज़ के अंदर पढ़ा होगा कि जंगलों के अंदर अपने आप आग लग गई। तो अपने आप आग कैसे लगी? ड्यू टू एक्सेस हीट, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। लेकिन ऐसा पहले ज़माने में क्यों नहीं होता था? क्योंकि तब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था। और ये पॉल्यूशन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ गैसेस की वजह से होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका क्या काम होता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, सन से आ रही रेस से हार्मफुल रेडिएशंस को तो रिफ्लेक्ट बैक करती है वो स्पेस के अंदर, लेकिन कुछ उससे हीट भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के ऊपर बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि वो और ज्यादा हीट को क्या करने लग जाएगी, अपने अंदर ट्रैप करने लग जाएगी, और ज्यादा हीट को अपने अंदर लेने लग जाएगी। और इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि क्या होता है कि टेम्परेचर अर्थ के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। द एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लीड्स टू absorption of more heat inside the earth, which further leads to a gradual rise in the temperature of the earth। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा दादाजी कि कैसे, और आप सब बच्चों आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी और आजकल के ज़माने में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो अब हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली कि एयर पोल्यूशन से कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है अर्थ के ऊपर। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर इस एयर पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं सिंपली पेट्रोल या डीजल्स की कार ना यूज़ करके सीएनजी और एलपीजी वाले व्हीकल्स को यूज़ करके। सीएनजी और एलपीजी आपको मैंने बताया था कि एक टाइप के हमारे फ्यूल ही होते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। हम लोग और लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, जैसे मैंने आपको अभी अभी अवेयर करा है। तो आप भी और लोगों को अवेयर करें, इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूजेज इंक्रीज कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यूजेज इंक्रीज कर सकते हैं और हाइड्रो पावर प्लांट्स का भी यूजेज इंक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे कि हमारा एयर पोल्यूशन प्रिवेंट होता है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करें अपने घर के पास में, थोड़ा सा दूर अपने घर के पार्क्स के अंदर, और भी बहुत सारी जगह हम लोग ट्रीज़ को प्लांट करते रहें। इंडिया के अंदर वन महोत्सव भी सेलिब्रेट करा जाता है जुलाई के अंदर, जब सब बच्चे और जितने भी लोग हैं हमारे नेबरहुड के सब लोग मिलकर ट्रीज़ को प्लांट करते हैं एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर। अगर आपके नेबरहुड के अंदर ऐसा नहीं हो रहा तो आप ट्राई करो, शायद लोग आपको देखकर कोशिश करें इन सब चीज़ों को करने की। इसी के साथ साथ हमें ड्राई लीव्स और जो अदर ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, जैसे कि हमारी लकड़ी वगैरह हो गई, कोल वगैरह हो गया, इसको हमें डायरेक्टली बर्न नहीं करना चाहिए एयर के अंदर। हमें गैस स्टोव का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बर्निंग वुड, मतलब चूल्हा वगैरह का यूज़ ना करके हमें गैस स्टोव का यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर स्टार्टिंग में तो आपने बोला था कि गैस स्टोव से भी पोल्यूशन होता है, उससे भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और जो हमारा बर्निंग ऑफ वुड था उससे भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो इन दोनों से गैसेस तो हार्मफुल प्रोड्यूस होंगी, लेकिन जो हमारा गैस स्टोव है वो थोड़ा कम पॉल्यूशन करेगा एज कम्पेयर टू अगर हम लोग चूल्हे के ऊपर लकड़ी जलाकर खाना बनाएंगे उससे। हमें कोल भी बर्न नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को क्या करना चाहिए, व्हीकल्स को शेयर करना चाहिए। जैसे अगर आप स्कूल जा रहे हो तो ऐसा मत करो कि आप अपने पापा को बोल रहे हो कि पापा मैं तो आपकी कार के अंदर ही बैठ के जाऊंगा स्कूल। बेटर है कि आप एक बस के अंदर जाओ, तो क्या होगा कि सब लोग एक व्हीकल के अंदर शेयर होके जाएंगे और पोल्यूशन क्या होगा, हमारा थोड़ा कम होगा। हमें इको फ्रेंडली पेंट का यूज करना चाहिए, और हमारे घर को बनाने वाले जो सब्सटेंस है, घर को लोग बनाते हैं, उन सब सब्सटेंस में भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे एयर पोल्यूशन ना हो। तो अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम वाटर पोल्यूशन के बारे में। हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में क्लास 7th के अंदर तो पढ़ा ही था, आप सबको याद होगा, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा था कि कैसे वाटर के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिलाने से वाटर खराब हो गया था। अब वाटर खराब तो हो गया था, लेकिन वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें?
वाटर तो सबके लिए सर इंपॉर्टेंट है, हमें पीने के लिए चाहिए, मछलियों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और ट्रीज को भी तो वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाटर को लोग पोल्यूट कैसे कर देते हैं और क्यों कर देते हैं लोग वाटर को पोल्यूट? तो हम लोग भी वाटर को पोल्यूट करते हैं। कैसे? क्या हम लोग देखते हैं कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि आपने देखा होगा कि जनरली हम लोग जो डर्टी हमारा क्लोथ्स का वाटर होता है, ये भी क्या हो जाता है, एक हार्मफुल सब्सटेंस हो जाते हैं। जो हमारे डर्टी क्लोथ्स हो जाते हैं उनको जब हम वॉश करते हैं तो उससे जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो एक हार्मफुल सब्सटेंस मिल गए हैं अब उसके अंदर, वाटर के अंदर। तो उस वाटर को हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, उस पानी को हम लोग नहीं पी सकते। और कुछ जो फैक्ट्रीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, जो उनका केमिकल वेस्ट होता है, टॉक्सिक केमिकल वेस्ट, जहरीले केमिकल्स वाला वेस्ट होता है, उसको भी डायरेक्टली पानी के अंदर डाल देती हैं। अब क्या होगा अगर किसी ने गलती से इस पानी को पी लिया? मान लो आप ही हो, पास में एक बहुत साफ रिवर जा रही है, उसके अंदर किसी बड़ी सी फैक्ट्री वाले ने अपना केमिकल वेस्ट डाल दिया। आप उस रिवर के पास में खड़े हो, आपको पता नहीं है कि उस बड़ी फैक्ट्री वाले ने गंदे गंदे टॉक्सिक जहरीले केमिकल्स डाल दिए हैं इस रिवर के अंदर। आप गए, आपने बोला अरे कितना साफ पानी है, मैं पी के देखता हूँ, और आपने उस पानी को पिया, या फिर आप उस पानी के अंदर नहाने के लिए भी चले गए नदी के अंदर, तो क्या हो सकता है, आपको खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं और यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। तो हमें यह पता चला कि जिन भी सब्सटेंस से वाटर खराब होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स। इसके अंदर क्या आ सकते हैं, केमिकल्स हो गए और भी कोई भी सामान हो गया, उससे हमारा क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। जनरली केमिकल्स वगैरह हो गए, हमारे सीवेज वाटर हो गया, ये भी हमारा वाटर पोल्यूटेंट है एक तरीके से। अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारी रिवर गंगा के अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑफ गंगा। और ये एक केस स्टडी है। तो गंगा क्या है, एक बहुत सिग्निफिकेंट रिवर है इंडिया के अंदर, मतलब बहुत जाना माना रिवर है। सब लोग गंगा माता की पूजा करते हैं, बोलते हैं, कुछ लोग तो गंगा माँ बोलते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली मेरे माउथ से गंगा माँ निकला, क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। ये जो रिवर है हमारी गंगा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है टाउन्स के लिए, सिटीज़ के लिए, विलेजेस के लिए, नॉर्थन, ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के। यहाँ तक कि जो लोग इस रीजन के अंदर रहते हैं वो गंगा के वाटर के ऊपर अपने लाइवलीहुड, मतलब जिंदा रहने के लिए टोटली डिपेंडेंट है, और अपनी डे टू डे जो भी चीज़ें हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए भी गंगा वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे कि गंगा 10 एंडेंजर्ड रिवर में से एक है। एंडेंजर्ड मतलब कि जो अभी खतरे में है, क्योंकि गंगा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अब ये जो गंगा है ये पॉल्यूटेड क्यों है, और यहाँ तक कि गंगा जो है कहीं हद तक कहीं जगहों पर यह भी बोला गया है कि यहाँ पर गंगा डेड हो गई है। तो डेड होने का मतलब क्या है, क्या वहाँ पर पानी नहीं आता रिवर का? नहीं। मान लो कहीं पर रिवर फ्लो कर रही है और वहाँ पर कोई भी एक रिवर है जिसके अंदर कोई भी एक्वेटिक एनिमल देखने को नहीं मिलता, मतलब ना ही कोई मछली है, ना ही कोई हमारा जो हम लोग देखते हैं टर्टल है, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है। तो ये जो एक्वेटिक लाइफ है वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इन सब रिवर्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या, डेड हो गए हैं ये। तो इसी तरीके से गंगा कहीं कहीं जगहों पे हमें ये देखने को मिला है कुछ सिटीज़ के पास में कि वहाँ पर वो डेड हो गई है। अब गंगा आखिर पोल्यूट किस तरीके से होती है? जो अलग अलग टाउन है, विलेजेस हैं और सिटीज़ हैं, ये गंगा को एज अ सीवेज वाटर भी इनके अंदर ये लोग क्या कर देते हैं, गंगा के अंदर थ्रो कर देते हैं। अपना गार्बेज जो होता है वो भी गंगा के अंदर डाल देते हैं। डेड बॉडीज, मतलब लोगों की जब डेथ हो जाती है तो आपने जनरली सुना होगा कि गंगा के पास में पूजा करके उनको वाटर के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस है जिन्हें गंगा के अंदर छोड़ा जाता है। जो गंगा रिवर है ये फ्लो करती है जब कानपुर रीजन जो है उत्तर प्रदेश का उसके अंदर, तब वहां पर यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन वहीं पर है। यहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन इसलिए है क्योंकि कानपुर की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कानपुर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, और जो यहाँ के लोग हैं ये इस वाटर को बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, और यहाँ तक कि इस वाटर के अंदर डेफिकेट मतलब कि पॉटी करने के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं, फ्लावर्स हैं, गार्बेज है, और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो लोग रिवर के अंदर थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो गंगा रिवर है कानपुर एरिया की बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। जो रिवर गंगा है यहाँ पर स्लो भी होती है थोड़ा, मतलब धीमे भी बहती है पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों ने पोल्यूट कर दिया है वहाँ पर।
और इसी वजह से, ये पोल्यूशन की वजह से ही हमें ये देखने को मिला है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए। ये एक्शन और ये जो एक्शन है इसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। 1985 के अंदर इस एक्शन को लिया गया था और बोला गया था कि हम लोग अब गंगा को क्लीन करेंगे, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और हमारी गंगा और ज़्यादा डैमेज होती गई। तो हमारी जो न्यू गवर्नमेंट आई उसने बोला कि अब हम भी एक नया इनिशिएटिव लेते हैं, एक नया प्लान बनाते हैं जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीनिंग। नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीनिंग, जो कि 2016 के अंदर लिया गया है। इसका मेन मोटिव यही है कि कैसे भी करके गंगा को क्लीन करा जाए। ये तो पता चल ही गया कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन है रिवर गंगा के अंदर। ऐसे ही बहुत सारे जो रिवर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर वो पोल्यूटेड हो चुके हैं और इनकी वजह से ही हमें देखने को मिलता है कि वाटर के अंदर हार्मफुल कुछ जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि क्या आपने बहुत नॉर्मल सा एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है सैल्मोनेला। जो सैल्मोनेला का नाम बच्चों ने नहीं सुना होगा, बट टाइफाइड बीमारी का नाम सुना होगा। तो ये जो टाइफाइड बीमारी है ये किसकी वजह से होती है? सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से, जो कहाँ पर? वाटर के अंदर पैदा हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? वाटर को अगर हम लोग क्लीन नहीं रखेंगे, ऐसे ही पॉल्यूशन फैलाते रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया वाटर के अंदर ग्रो करेंगे और हमें अलग अलग बीमारियाँ हो जाएंगी, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, जो कि बहुत खतरनाक बीमारियाँ हैं। आपकी बुक के अंदर एक और वर्ड लिखा है जिसका मतलब है पोर्टेबल वाटर। अब ये पोर्टेबल वाटर है, इसका मतलब क्या हुआ? पोर्टेबल वाटर का मतलब हुआ ड्रिंकिंग वाटर जो कि फिट है हम लोगों के कंजप्शन के लिए, या फिर हम लोग उस पानी से खाना भी बना सकते हैं, अपना फूड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो पोर्टेबल वाटर होता है इसको कैसे प्यूरिफाई करा जाता है? तो आप देखो कि जब वाटर पोल्यूशन होता है, जब हमारा वाटर पोल्यूट होता है और जो हमारे हाउस होल्ड से भी कुछ वाटर जो पोल्यूटेड निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टॉयलेट का वाटर दोबारा ड्रिंक नहीं कर सकता कोई, आपकी वॉशिंग मशीन से निकला हुआ पानी उसको दोबारा यूज़ नहीं करा जा सकता। हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, इनसे जो पोल्यूटेड वाटर निकलता है, इन सबको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ट्रीट करा जाता है और फिर दोबारा से साफ पानी जहाँ पर जिस नदी के अंदर जा रहा होता है वहाँ पर इन्हें छोड़ दिया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होता है? इस वाटर को फिल्टर कर लिया जाता है, साफ कर दिया जाता है सिंपली, और फिर इनको वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से वाटर को प्यूरिफाई करा जाता है। और जो वाटर हमारी वाटर बॉडीज के अंदर आता है, जो वाटर बॉडीज से हम लोग डायरेक्टली वाटर पी लेते हैं, उन्हें हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, अगर किसी भी नदी से पानी आपके घर तक पहुंचा रही है तो उस वाटर को पहले क्लीन करा जाता है, जिससे कि आपको कोई बीमारी ना हो जाए। अब वाटर को सेफ कैसे हम लोग बोल सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए, या फिर हम लोग कैसे एश्योर कर सकते हैं कि ये पानी साफ है? तो या तो हम वाटर को फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के लिए लोग क्या छन्नी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर। और अब जनरली जो हम देखते हैं वो है क्या? आरओ का यूजेज। आरओ का यूजेज देखते हैं हम लोग, या वाटर फिल्टर्स का यूजेज देखते हैं, जिनके अंदर क्या होता है? पानी साफ हो जाता है, प्योर हो जाता है, और आप खाने के लिए और पीने के लिए उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा तरीका आपने जनरली देखा होगा कि लोग वाटर को बॉयल भी कर लेते हैं। क्या आपकी कभी तबीयत खराब हुई है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि बेटा पानी गर्म करके पीना, गर्म पानी ही पीना? तो ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर? जिससे कि वाटर के अंदर जो भी जर्म्स हो, बैक्टीरिया या वायरस हो, वो सब मर जाए। और बहुत सारे लोग इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं। दूसरा है कि हम लोग वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन ऐड करने से क्या होता है? जो हमारा गंदी इंप्योरिटीज होती हैं वाटर की, वो खत्म हो जाती हैं। तो क्लोरीन टैबलेट आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से लेकर आप वाटर के अंदर क्लोरीन की छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, उन्हें ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा वाटर क्लीन हो जाएगा। दूसरा है कि आखिर हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सर, ये सब चीज़ें इसलिए करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि वाटर पॉल्यूटेड है। तो अगर हम लोग वाटर पॉल्यूशन ना करें या फिर उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करें, तो क्या हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रिवेंट करें वाटर पॉल्यूशन को। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? लॉ फॉलो करना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बना रखे हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। और डायरेक्टली केमिकल्स सीवेज वाटर के अंदर नहीं डालने चाहिए, अनट्रीटेड सीवेज वाटर के अंदर नहीं डालने चाहिए, रिवर्स के अंदर नहीं डालने चाहिए। नहीं तो क्या होगा? हमारे रिवर्स खराब हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने चाहिए। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर खराब पानी को साफ करा जाता है, फिल्टर करा जाता है,
ऐसे समझ लो जैसे आपके घर के अंदर एक छोटा सा फिल्टर लगा होगा पानी को साफ करने के लिए, लेकिन ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये बहुत सारे पानी को एक समय पर क्लीन करता है। हमें वाटर को सेव करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम सेव करेंगे वाटर को उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा वाटर पोल्यूशन कम होगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर में कोई लीकिंग टैप्स ना हो, और जब हम लोग ब्रश कर रहे हो तब हम लोग अपनी टैप को क्लोज करें। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखकर हम वाटर को सेव कर पाएंगे। हमें वाटर को रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मशीन के अंदर आप अपने क्लोथ्स वॉश कर लेते हो, उसके बाद जो वाटर रिलीज होता है मशीन से वो किसी भी काम का नहीं होता। उसको आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो, आप उस पानी को लो, अपने जो टॉयलेट का फ्लश है उसके अंदर डाल दो और दोबारा आपके वो काम में आ जाएगा। जब भी आप फ्लश करोगे वो पानी दोबारा यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग जो केमिकल्स वगैरह हैं या टैबलेट्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली अपने घर का जो वेस्ट वाटर जा रहा है उसके अंदर ना डालें। क्यों ना डालें, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा उसे उस वाटर को क्लीन करने में दिक्कत होगी। क्योंकि जो आपकी टैबलेट्स मतलब जो आपकी दवाइयाँ हैं उनमें बहुत खतरनाक केमिकल्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिनको साफ करने में मुश्किल होती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को या फिर किसी भी फिल्टर को। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर पता चली हो। फटाफट वाटर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक छोटा सा मंत्र आपको और बताता हूँ कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करो। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो भी बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा मैं उसे एक हार्ट देने वाला हूँ। तो फटाफट इसका मतलब बताओ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का।